बंगला दिन के समय शांत था। राय स्टार ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर सेठ की छोटी बहन कमला बाहर आई और राय स्टार के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा शांत था। राय स्टार ने कहा, कमला बाई, सेठ जी कहाँ हैं? मुझे अपनी मजदूरी के पैसे लेने थे। कल से पैसे नहीं मिले हैं, घर पर काम है। कमला ने अपनी मीठी आवाज में जवाब दिया, भैया और भाभी अभी अभी गांव गए हैं कुछ जरूरी काम से। घर पर अभी कोई नहीं है। मैं आपको शाम को या कल सुबह पैसे देने के लिए बुलवा दूंगी, ठीक है? राय स्टार ने निराशा से कहा, तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा कमला बाई? मैंने दिन भर काम किया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज ले आती हूँ। यह कहकर कमला गोदाम की ओर जाने लगी। राय स्टार बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसों या अनाज तक सीमित नहीं था। सेठ की रहस्यमय दौलत और रमेश की बताई गई मूर्ति, ये सब उसे अंदर खींच रहा था। राय स्टार को मौका मिलते ही वह चुपके से दबे कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। राय स्टार ऊपर के कमरे में पहुंचा और चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर एक बंद रहस्यमयी कमरे पर टिकी, जिसके अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राय स्टार के लालच का नशा उस डर से बड़ा था। वह उस कमरे में जाने ही वाला था। अरे तू अंदर क्यों आया? रुक जा, ये अनाज ले और बाहर निकल अभी। राय स्टार ने हकलाते हुए कहा, माफी कमला बाई, मैं बस यूं ही प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ आ पहुँचा। यहाँ कोई यूं ही नहीं घुसता राय, ये हवेली तेरे लिए नहीं है। ले ये अनाज की बोरी और जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राय स्टार बोरी अपने कंधे पर रख के और बिना एक और शब्द कहे तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। रात में खाना खाकर राय स्टार चारपाई पर लेटा, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में अब एक बेकाबू लालच जाग रहा था। उसकी अपनी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, यही मौका है राय, अगर तूने वह राज जान लिया तो तेरी और तेरे बच्चों की गरीबी खत्म हो जाएगी। तेरा भी वही रुतबा होगा जो सेठ का है। बस एक बार उस तहखाने तक पहुंच जा। राय स्टार गहरी रात में सेठ की हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। पूरा गांव सो चुका था, चांद बादलों में छिपा था। राय स्टार चुपके सेठ के बंगले की ओर बढ़ रहा था। वह आधे खुले दरवाजे से बंगले के अंदर दाखिल हुआ। राय स्टार उसी रास्ते से उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे उसने दिन में देखा था। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों को पार करके आखिरकार उस बंद और रहस्यमय कमरे तक पहुंच गया और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक सामने कमला धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी, वह भी बिना कपड़ों के, अपनी आंखें बंद किए और हाथों में एक अजीब सी थाली लिए। थाली में कुछ था, शायद खून। उसके सामने वही थूंग थूंग की मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था। आंखें खोखली, मुंह और हाथों में कुछ ऐसा जो हथियार जैसा लगता था। मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे थे। कमला किसी भयानक शक्ति की पूजा कर रही थी। वह आंखें बंद करके अजीब मंत्र पढ़ रही थी। थूंग 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 साहुर थूंग थूंग। अचानक वह धीरे से पलटी। उसकी नजर अंधेरे में छिपे राय स्टार पर पड़ी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, राय स्टार, तू यहाँ क्या कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस जगह पर आने की? राय स्टार एकदम से डर गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक मोटे डंडे पर गई। बिना कुछ सोचे राय स्टार ने फौरन वह डंडा उठाया, सीधा कमला के पास आया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। कमला दर्द से चीखती हुई जमीन पर फर्श पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहकर जमीन पर फैलने लगा। राय स्टार को लगा बस ये अब बेहोश है। वह सीधा थूंग थूंग की मूर्ति के पास गया, उसे वहां से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागने लगा। वह मूर्ति उसके सीने से चिपकी हुई थी। घर आकर राय स्टार ने वह मूर्ति चारपाई के नीचे छुपा दी और खुद उस पर लेट गया। उसके मन में सवालों का एक पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने क्या कर लिया? मैंने किसी को मारा है? वह बार बार खुद से सवाल करता। मूर्ति लाकर मैंने क्या हासिल किया? क्या यह सेठ की दौलत का राज है या मेरी बर्बादी का सीधा रास्ता? उसे सबसे बड़ा डर यह था, अगर कमला जिंदा हुई और उसने सेठ को बता दिया कि मैंने मूर्ति चुराई है, तो सेठ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ।
मगर राइस्टार का मन अभी भी उस रात के अंधेरे में डूबा था, जब अचानक बाहर से हरिया की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। अरे अरे राइस्टार जल्दी बाहर आ। अरे राइस्टार जल्दी बाहर आ, जरूरी बात बोलनी है, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ हरिया? गला क्यों फाड़ रहा है इतने सुबह? क्या हुआ? सेठ जी की बहन कमला, उसकी मौत हो गई। सुना है रात को तहखाने में उसकी लाश मिली। ये सुनकर राइस्टार का दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। उसकी जुबान सूख गई। कमला की मौत, क्या वो वाकई बेहोश थी या उसने अनजाने में? अरे इतना क्या सोच रहा है, चल जल्दी, गांव में हड़कंप मचा है। राइस्टार चुपचाप रमेश के पीछे चल पड़ा, मगर उसका मन अब तहखाने की उस रात में अटक गया था। मतलब राइस्टार ने कमला को बेहोश करने के बजाय उसे मार ही डाला था। हाँ रिया, राइस्टार ने कमला को मारा, शायद अनजाने में, शायद डर में, मगर उसकी लाश तहखाने में पड़ी थी और वो मूर्ति थूंग थूंग साहुर गायब थी। सेठ को ये राज दबाना पड़ा। सेठ ने गांव वालों को बताया कि कमला सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रात का वक्त था, कोई सवाल नहीं उठा, मगर सेठ जानता था कि मूर्ति चोरी हो चुकी है। शायद उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो खानदान का वो अंधेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। तो मतलब राइस्टार बच गया? हाँ, वो बच तो गया, मगर उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं थी। मूर्ति उसके पास थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें। वो हर पल डर में जी रहा था। क्या सेठ उसे ढूंढ लेगा? क्या मूर्ति का कोई अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? तभी उसे याद आया गांव के पंडित गगननाथ। राइस्टार को लगा कि अगर कोई उस मूर्ति का राज जानता है तो वो गगननाथ बाबा ही होगा। राइस्टार ने बाबा से पूछा, पंडित जी मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। बाबा बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? किसने बताया तुम्हें? राइस्टार ने आगे कहा, मुझे सच बताइए, सेठ का तहखाना, वो थूंग थूंग साहुर, वो क्या है? बाबा डरते हुए कहे, राई, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू नहीं समझेगा राई, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा, जा अपने घर जा। राइस्टार ने कहा, पंडित जी मैंने वो मूर्ति देखी है, मैंने कमला को मैंने उसे देखा था पूजा करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते, साफ साफ बताइए वो थूंग थूंग साहुर क्या है? बाबा को आखिरकार बोलना पड़ा। ठीक है राई, मगर ये सच तुझे बर्बाद कर देगा। थूंग थूंग साहुर ये कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से खेतों में कैद थी। वो मूर्ति वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली। थूंग थूंग साहुर की शक्ति वह लालच को जगाती है। जो उसकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन दौलत रुतबा, मगर बदले में वो खून मांगता है, ना सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का। सेठ ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था और उस मूर्ति की पूजा उस घर की महिलाएं करती हैं, वो भी बिना कपड़ों के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वो पूजा करनी अनिवार्य है, नहीं तो सेठ की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा। मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है, अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे। भाग जा राई, वरना तेरा खानदान भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा। वो झोपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया, सामने देखा तो सेठ जी खड़े थे। उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, साथ में कई सारे लोग थे। सेठ जी ने गुस्से से कहा, सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखल अंदाजी करे। क्या? वो सेठ जी,
आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला तू हमसे नमक हरामी करता है। तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों रमेश, बराबर कहा ना मैंने? जी Chomoloco.